आज है 1 अक्टूबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार की वोटर लिस्ट से गायब हुए 68 लाख से ज़्यादा नामों की, और जानेंगे कि कैसे राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर इसे लोकतंत्र का कसीनो कह रहे हैं, जहां सरकार ही अपने वोटर चुनने लगी है। साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। लद्दाख से सोनम वांगचुक की पत्नी ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं कि इनोवेटर्स के साथ अपराधियों जैसा सलूक करके भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा। इसके अलावा बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद के बाद हुई गिरफ्तारियों और बुलडोजर कार्रवाई पर भी नजर डालेंगे, जहां कई परिवार अपने लापता सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। और तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में 41 मौतों पर सरकार की सफाई और उसके बाद की कार्रवाई की भी बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से लगभग 68.5 लाख नाम काट दिए हैं। मंगलवार को प्रकाशित अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाता दिखाए गए हैं। ये संख्या 24 जून के 7.89 करोड़ मतदाताओं से 6% कम है। ये कमी 3 महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स के बाद आई है, जिसकी नागरिकता जांच जैसा होने के लिए आलोचना भी की गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट रूल प्रकाशित करते समय हटाए गए के रूप में चिन्हित 65 लाख नामों के अलावा 3.66 लाख और नाम हटा दिए गए, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े भी गए। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। ये जानकारी जिला कलेक्टरों के साथ बैठकों के दौरान राजनीतिक दलों को दी गई। इस प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और डुप्लीकेट या दूसरी जगह जा चुके वोटरों के नाम हटाना था, लेकिन कुछ समूहों ने इस पर चिंता जताई थी कि यह प्रक्रिया नागरिकता की जांच करने जैसी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे लोकतंत्र की, जहां जनता सरकार नहीं, बल्कि सरकार ही अपने वोटर चुनने लगे। ये किसी दूर देश की कहानी नहीं, बल्कि भारत में लोकतंत्र के सामने खड़े एक खतरनाक सच की तस्वीर है, जो हाल ही में बिहार से आए एक खबर ने और साफ कर दी है। द वायर के एम के वेणु से बातचीत में राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने इसी खतरनाक चलन पर रोशनी डाली है। मामला बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कुल 2 लाख से कुछ ज्यादा वोटर हैं। यहां बीजेपी विधायक के दफ्तर से करीब 78,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बाकायदा अर्जी दी गई। ये कुल वोटरों का लगभग 40% हिस्सा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे। प्रभाकर कहते हैं कि हम लोकतंत्र के एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, जहां शासक दल धर्म, जाति या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उन वोटरों को ही सूची से हटाने की कोशिश कर रहा है, जिनके उसे वोट न देने की आशंका हो। यह अब कोई छुपी हुई साजिश नहीं, बल्कि खुलेआम औद्योगिक पैमाने पर हो रहा है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंदी में भी इसी तरह वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। प्रभाकर अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बीजेपी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की तरह चुनाव आयोग अब उसका इलेक्शन मोर्चा बन गया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि वह अब शासक दल की एक शाखा की तरह काम करता नजर आता है। प्रभाकर विपक्ष को कसीनो सिंड्रोम से बाहर निकलने की सलाह देते हैं। जैसे कसीनो में कोई खिलाड़ी कभी कभार छोटी मोटी बाजी जीत जाता है, लेकिन अंत में हारता ही है, ठीक वैसे ही विपक्ष भी कहीं एक दो चुनाव जीतकर खुश हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह एक ऐसी धांधली भरी व्यवस्था को वैधता दे रहा है, जिसमें उसकी स्थायी हार तय है। वह आगाह करते हैं कि हो सकता है कि शासक दल विपक्ष को बिहार चुनाव जीतने दे, ताकि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा शांत हो जाए और फिर वे पूरे देश में इस राजनीतिक सफाई के अभियान को अंजाम दे सकें। उनके लिए बिहार हारना एक बड़ी राष्ट्रीय जीत के लिए चुकाई गई छोटी कीमत होगी। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बचाने की है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस कसीनो से बाहर निकलेगा या छोटी मोटी जीत के धोखे में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाजी हार जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के 2 वरिष्ठ एनडीए मंत्रियों के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी दौरान उन्होंने अपनी आय का भी ब्यौरा दिया।
किशोर ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में सलाहकार सेवाओं के जरिए 241 करोड़ रुपये कमाए हैं और इसका एक एक रुपया हिसाब में है। उन्होंने बताया कि इस आय में से 30.95 करोड़ रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपये आयकर के रूप में चुकाए गए। प्रशांत किशोर ने भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तुरंत उनके पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने चौधरी पर 1995 के तारापुर नरसंहार में शामिल होने का आरोप दोहराया, जिसमें कुशवाहा समुदाय के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि चौधरी ने घटना के समय खुद को नाबालिग बताने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए थे। इसके अलावा किशोर ने यह भी पूछा कि क्या 1999 में 2 लोगों की मौत के मामले में सम्राट चौधरी की जांच हुई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, जिसने बाद में मौतों को आत्महत्या करार दिया था। किशोर ने चौधरी से इस मामले में अपनी कथित भूमिका को स्पष्ट करने को कहा। जहां सम्राट चौधरी ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। बिहार भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा, प्रशांत किशोर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की एक हताश कोशिश कर रहे हैं। इकबाल ने कहा, तारापुर नरसंहार मामले का फैसला अदालत में हो चुका है और अदालत ने सम्राट चौधरी को बरी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने जदयू मंत्री अशोक चौधरी पर भी नए आरोप लगाए, जिन पर वो पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। किशोर ने आरोप लगाया कि मंत्री पिछले 8 महीनों में 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी ठेकों से 5% कमीशन वसूल रहे थे। किशोर ने कहा कि उनके पास दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि अशोक चौधरी ने 500 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अपनी आय के बारे में किशोर ने बताया कि सलाहकार शुल्क विभिन्न ग्राहकों को दी गई रणनीतिक सलाह से आया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें एक प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान 2 घंटे की सलाह के लिए नवयुग कंस्ट्रक्शन से 11 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने व्यक्तिगत खाते से 98.75 करोड़ रुपये जन स्वराज को दान किए हैं। द वाया और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIL की निदेशक गीतांजलि आंगमो ने केंद्र सरकार को उनके पति के खिलाफ लगाए गए विदेशी संबंधों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। सोनम वांगचुक को पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान की जोधपुर जेल में भेज दिया गया था। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया से बात करते हुए आंगमो ने कहा, अगर वह सोनम देशद्रोही थे तो सरकार उनके प्रयासों को पुरस्कृत क्यों कर रही थी। सोनम 1 महीने के भीतर देशद्रोही कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि उनके पति के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्होंने सवाल किया, अगर हम इस अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार करते हैं और कर्फ्यू के साथ डर का माहौल बनाते हैं, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। आंगमो ने HIL में वित्तीय अनियमितताओं और FCRA उल्लंघन के आरोपों को भी खारिज कर दिया और दावा किया कि उनके एनजीओ ने कोई विदेशी चंदा स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान संबंधों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वांगचुक ने पड़ोसी देश में एक जलवायु सम्मेलन में भाग लिया था, जो संयुक्त राष्ट्र और डॉन मीडिया समूह द्वारा आयोजित किया गया था। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने पुलिस की गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग भी की है। बुधवार को लद्दाख में मारे गए लोगों में कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जवान असवान थारचिन भी शामिल थे। राहुल ने थारचिन के पिता का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल पूछा, क्या आज राष्ट्र की सेवा का यही इनाम है। बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के बाद दर्ज हुई FIR के खिलाफ शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद कई परिवार सदमे में हैं। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि कई युवा मुस्लिम पुरुषों और नाबालिगों को पुलिस ने उठाया और हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से उनकी परेड कराई। तब से उनके परिवारों का दावा है कि उन्हें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हर दिन माताएं और बहनें स्थानीय पुलिस स्टेशनों के बाहर इकट्ठा होती हैं। इन्हीं में से एक हैं गुल्फशान, जिनके 17 वर्षीय बेटे को पुलिस ने शुक्रवार रात को उठा लिया था। गुल्फशान ने बताया, मेरा लड़का घर के लिए सिर्फ दूध लेने गया था। वह तब से वापस नहीं लौटा है। जब हम थाने जाते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। वो तो अभी बच्चा है। आज 5वां दिन है जब वो अपने बेटे की तलाश में थाने के चक्कर काट रही हैं। एक अन्य महिला अफसाना ने कहा कि पुलिस ने उनके चाचा और परिवार के 2 अन्य लोगों को रविवार को उठा लिया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। मैं लगातार थाने जा रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ खामोशी मिलती है। हम न खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। परिवारों का कहना है कि उनके साथ कोई आधिकारिक गिरफ्तारी का रिकॉर्ड साझा नहीं किया गया है।
वकीलों का तर्क है कि इस तरह की हिरासत अवैध है और यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है। वहीं पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए लोगों को उपद्रवी बता रहे हैं, लेकिन हिरासत में लिए गए लोगों की सही संख्या अभी भी अज्ञात है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार आई लव मोहम्मद विवाद पर हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को बरेली में 26 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में मौलाना मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया। पुलिस का कहना है कि मौलाना मोहसिन रजा मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा से जुड़े हैं, जो न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अब तक कुल 56 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में मालेगांव बम धमाके मामले में बरी हुई हिंदुत्व कार्यकर्ता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में दुर्गा वाहिनी शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने हिंदू महिलाओं से मुस्लिम पुरुषों से बचने और उन्हें घरेलू कामों के लिए न रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा, जब दुश्मन आए तो उसे आधा काट देना चाहिए। भोपाल से पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मियों, मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक शब्द में कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, कभी भी मुसलमानों की बहनें मत बनना। उन्होंने आगे कहा, जब हमारी बेटियों का अपहरण किया जाता है और उनके शव सड़क पर फेंक दिए जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। उस दर्द को दूर करने के लिए जब दुश्मन आए तो उसे आधा काट देना चाहिए। ठाकुर ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे मुस्लिम पुरुषों को अपने घरों से दूर रखें और मंदिरों के पास मुसलमानों द्वारा संचालित दुकानों से भोजन न खरीदें। ठाकुर की इन टिप्पणियों पर कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने उनके बयानों को आपत्तिजनक बताया और भाजपा पर जानबूझकर ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम विरोधी तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। 30 सितंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम सामान्य से अधिक बारिश के साथ आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हालांकि डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 727 जिलों में से 20% में इस दौरान बारिश की कमी देखी गई। स्क्रॉल इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले के लॉरेंस कंडुलना 10 साल तक पुणे में प्रवासी मजदूर थे, लेकिन 4 साल पहले वह एक खास फसल की खेती के लिए घर लौट आए। ये फसल थी लाख, जो केरिया लैका कीट द्वारा स्रावित एक प्राकृतिक पॉलीमर है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और गहनों से लेकर बिजली के उपकरणों तक कई उत्पादों में होता है। भारत दुनिया में लाख का प्रमुख उत्पादक है और देश के कुल उत्पादन का लगभग 55% हिस्सा झारखंड से आता है। राज्य में सालाना औसतन 20,000 मीट्रिक टन लाख का उत्पादन होता है, जिसकी खेती लगभग 4 लाख परिवार करते हैं। वर्तमान में इसका बाजार भाव 700 रुपये से 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के एक क्लर्क निशित जानी की साबरमती जेल के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। जानी को पत्रकार महेश लांगा को संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लांगा से जुड़े भ्रष्टाचार और जीएसटी घोटाले के आरोपों के बीच गिरफ्तारी के महज 2 सप्ताह बाद उनकी अचानक हुई मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को उन अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की, जो पिछले शनिवार को तमिलगा वेट्री कजगम टीवी के द्वारा आयोजित रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ के बारे में थी। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। द हिंदू के अनुसार अधिकारियों ने वीडियो दिखाकर समझाया कि टीवी के नेता विजय के आयोजन स्थल पर आने से कई घंटे पहले जुटी भीड़ शाम होते होते कैसे बढ़ गई। सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव पी अमधा ने बताया कि विजय को दोपहर तक आना था, जबकि वो रात में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही जमा हो गए थे और विजय के आने तक कई लोग थककर पानी की कमी का शिकार हो गए थे। उन्होंने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि भगदड़ का कारण लाठीचार्ज था। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु पुलिस ने एक यूट्यूबर फेलिक्स जेरेड को गिरफ्तार किया है और ऑनलाइन पोस्ट के लिए कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठे दावे प्रसारित करने के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है और 25 खातों पर मामला दर्ज किया है। टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को एक व्यस्त सड़क पर बम विस्फोट होने से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बाद बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने प्रांतीय राजधानी के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।